स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। इस कोरोना काल ने हमें ना जाने क्या क्या दिखाया। कई लोगों को हमसे छीन लिया, कईयों की याद में लोग परेशान हुए, कई लोगों ने नकारात्मकता के चलते अपनी जान गंवा दी। और ऐसी ही कई सारी कहानियां कोरोना काल से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जैसे जैसे ये सेकेंड वेव्स को हम ये समझने लगे कि ये सेकेंड लेयर जा रही है, दूसरा फेज जो है वो खत्म हो रहा है, वैसे ही एक और बीमारी ने दस्तक दी जिसने सबको डरा दिया, परेशान कर दिया। यूं तो कहा ऐसे ब्लैक फंगस गया, लेकिन उसके बाद पता नहीं था लोगों को कि फंगस इतना खतरनाक होगा कि लोगों की आंखों की रोशनी चली जाएगी, लोगों की आंखें निकालनी पड़ेंगी, वो हिस्सा खत्म करना पड़ेगा जिस पर इस ब्लैक फंगस ने अटैक किया है। अब इस ब्लैक फंगस के आने के बाद अलग अलग तरह की भ्रांतियां लोगों के जहन में आ गई। कुछ लोग अपनी छोटी मोटी समस्या यानी आंखों का हल्का सा लालपन होना या जलन को भी वो ब्लैक फंगस समझ रहे थे और सीधा अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे थे। तो इन्हीं तमाम भ्रांतियों को दूर करने के लिए ब्लैक फंगस से आप कैसे बचें, क्या है ये ब्लैक फंगस, और अगर हो जाता है तो किस तरह की चीजों का आपको ध्यान रखना है, इन तमाम बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। और हमें बताने के लिए ये तमाम चीजें एक्सपर्ट मौजूद हैं हमारे साथ। नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गजेंद्र चावला जी। बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर गजेंद्र चावला आपका अनादि टीवी पर। तो डॉक्टर साहब, आज हमें बताएंगे कि ब्लैक फंगस के बारे में, ब्लैक फंगस क्या है, ब्लैक फंगस क्यों हो रहा है और किसे किसे ये हो सकता है। वरना हम डॉक्टर साहब देख रहे हैं ब्लैक फंगस को लेकर तो सबका ये कहना है कि ऑलमोस्ट लोग जिन्हें डायबिटीज है या जिन्हें थोड़ी बहुत भी जलन हो रही है कि हाँ हमें ब्लैक फंगस ना हो जाए, तो वो डॉक्टर के पास यानी आपके पास भागते भागते आते हैं। मैं चाहूंगी कि आज आप ये तमाम चीजें बताएं। और हाँ, एक चीज और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, डॉक्टर साहब ने अनादि टीवी के लिए स्पेशली एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है जिसे वो बहुत डिटेल में ब्लैक फंगस के बारे में हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं। ओवर टू यू डॉक्टर गजेंद्र। धन्यवाद पारुल, धन्यवाद दर्शकों। जैसा आपको बताया गया है कि अभी ब्लैक फंगस के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और एक विशेष तरह की डर मरीजों में, स्पेशली जो कोविड के मरीज हैं उनमें बैठा हुआ है। ये बात सही है कि इसके केस भी बढ़ रहे हैं और इससे आँखों की रोशनी भी जा रही है और इसके कारण से अगर इसको समय पर ठीक न किया जाए या इसका इलाज न मिले तो यह जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। तो आज के इस मेरी प्रस्तुति में या मेरे प्रेजेंटेशन में मैं आपको ब्लैक फंगस के बारे में सब कुछ जानकारी दूंगा। मेरा प्रथम उद्देश्य यही है कि हमको इसके बारे में जागरूक होना है, हमको इससे डरना नहीं है। तो ब्लैक फंगस, डरे नहीं, जागरूक बने। ये ब्लैक फंगस है क्या? ये एक तरीके का फफूंद है। जैसे अपन ब्रेड में देखते हैं कि फफूंद उग जाता है, उस तरीके का फफूंद है जो ये प्रारंभिक अवस्था में सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन जैसे जैसे एडवांस स्टेज में आता है और हमारे शरीर के जितने भी टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज करता है, वहाँ पर इसका नेक्रोसिस या उसको डैमेज कर देता है, उसको नष्ट कर देता है, तो उसका रंग काला होता है। इसलिए इसको प्रचलित भाषा में ब्लैक फंगस बोला जा रहा है। ये म्यूकर या ब्लैक फंगस होता कहाँ है? अगर हमारे आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है, अस्वच्छ वातावरण है, मिट्टी है, बगीचे हैं या कोई भी गंदी जगह है वहाँ पर, अथवा इवन जो सड़े गले फल हैं, सब्जियां हैं, जो बहुत ज़्यादा पक गई सब्जियां हैं या फल है, उसमें इस फंगस की उपस्थिति देखी गई है। अब एक प्रश्न आता है, ये अभी जिस तरीके से फंगस आ रहा है, ये क्या एक कोई नई चीज़ आई है? जिस तरीके से अभी आजकल हम केस देख रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा लगता है क्या ये नई तरीके का इन्फेक्शन है या संक्रमण है? तो इसका उत्तर है नहीं। ये म्यूकर पहले भी पाया जाता था, लेकिन इसके केस बहुत कम होते थे। एक दो पेशेंट, 1 लाख मरीजों में 1-2 पेशेंट, मतलब हम लोग हमारी ओपीडी में या हमारे हॉस्पिटल में साल में 1-2-3 पेशेंट देखा करते थे। लेकिन अभी अचानक से इसकी संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है और इसी कारण से इसकी विशेष चर्चा भी हो रही है, क्योंकि इन मरीजों की संख्या पूरे भोपाल, मध्य प्रदेश और संपूर्ण भारत में भी बढ़ रही है। मैं कल रात को एक कार्यक्रम में था, उसको देख रहा था, तो जो रिपोर्ट किया जा रहा है, गुजरात में 1700 करीब ब्लैक फंगस के मरीज जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं कल तक, और यही संख्या महाराष्ट्र में भी लगभग 1500 के आसपास है। हमारे मध्य प्रदेश में भी 600-700 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं और राजस्थान में भी 750 केस रिपोर्ट किए गए। दिल्ली, हरियाणा, लगभग सभी, पंजाब, लगभग सभी राज्य, छत्तीसगढ़, आप जिस भी राज्य का नाम लें जहाँ पर अभी कोरोना की संख्या बढ़ रही है, वहाँ पर ब्लैक फंगस के केसेस भी बढ़े हैं। कई राज्यों ने इसको एक जो एपिडेमिक महामारी, लोकल महामारी जिसको हम बोलते हैं, इसका जो स्वरूप भी है उसमें इसको दर्ज किया गया है।
जिससे कि हर फंगल जो ब्लैक फंगस का केस है उसको उसमें रिपोर्ट करना है। यह संख्या जो बढ़ी रही है, ये जो कोविड-19 के जो कोरोना के अभी पेशेंट बढ़े हैं, उनसे जो पीड़ित मरीज हैं या उनसे जो ठीक होकर मरीज आए हैं, रिकवर होकर आए हैं, उनमें ज़्यादा मिल रहा है। यदि हम इसको प्रारंभिक अवस्था में न पहचानें तो ये जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है, इसलिए इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या सभी को ये हो सकता है? जो म्यूकर या ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन है, यह सभी को हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जिनको शुगर की बीमारी है, पुरानी शुगर है, या जिनको अभी शुगर अचानक से बढ़ी है और जो कंट्रोल में नहीं है, उसमें इसका खतरा निश्चित रूप से ज़्यादा होता है। जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम है, उसमें भी इसका खतरा ज़्यादा है। जिनको किडनी की, फेफड़े की या जो कैंसर के मरीज हैं, उसमें इसका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग इम्यूनोसप्रेसेंट की दवाई ले रहे हैं, उसमें भी इस इन्फेक्शन का होने का खतरा ज़्यादा है। और आजकल जो सबसे ज़्यादा खतरा बढ़ा है या जो सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ा है, वो कोविड-19 के मरीजों को इसका खतरा बढ़ रहा है। लेकिन क्या सभी कोविड-19 के मरीजों को ये ब्लैक फंगस हो सकता है? इसका उत्तर भी नहीं है। जिन लोगों को अनियंत्रित शुगर है या जिनको वायरस का लोड ज़्यादा हो रहा है, या चूँकि कोरोना के प्रोटोकॉल में स्टेरॉइड का सेवन एक जरूरी प्रोटोकॉल का ट्रीटमेंट है, जो हमारी सभी तरह की गाइडलाइन आईसीएमआर की और भारत सरकार की गाइडलाइन में दिया जाता है। यदि उनको कुछ मरीजों को लंबे समय तक देना पड़ रहा है या ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ रहा है, तो उनको भी ये चीज़ ज़्यादा देखी जा रही है। जो मरीज कोविड के मरीज हॉस्पिटल में रहे हैं या जिनको लंबे समय तक ऑक्सीजन की लेने लगी हो, उसमें भी इसका खतरा ज़्यादा है। हालांकि जो हमारे पास जो पेशेंट आए हैं, जो मेरी खुद की ओपीडी में पेशेंट आए हैं, उसमें से लगभग 60 से 70 पेशेंट ऐसे भी हैं जो अपने कोविड के कारण केवल होम आइसोलेशन में ही जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, मतलब जो कभी हॉस्पिटल में भर्ती भी नहीं हुए और जिनको कभी बहुत समय तक ऑक्सीजन भी नहीं लेना पड़ी, लेकिन उनमें भी ये केसेस देखे गए हैं। अब प्रश्न आता है, ये कब हो सकता है? यदि कोई किसी मरीज को कोरोना हो गया या कोविड हो चुका है, तो ये इनको कब ब्लैक फंगस हो सकता है? आमतौर पर यह देखा गया है कि जिनको कोविड हुआ है या कोरोना हुआ है, उनको कोविड होने के दौरान या उससे रिकवरी के बाद 6 हफ्ते के अंदर ज़्यादा खतरा है। लेकिन कुछ मरीजों में जो हमारे जनरल से हैं, जो हमारी रिपोर्ट्स आती हैं, वहाँ पर 3 महीने तक भी इस टाइप के इन्फेक्शन रिपोर्ट किए गए हैं। अब ये फैलता कैसे है? ब्लैक फंगस फैलता कैसे है? ये सर्वप्रथम जो है, इसका जो अटैक होता है वो हमारी नाक के अंदर होता है। नाक के अंदर जो हमारी एक नेजल म्यूकोसा है, नाक की जो भीतरी परत है, उसके ऊपर ये सबसे पहले इसका अटैक आता है। इसके साथ साथ ये दांत में और मुंह पे भी इसका प्रभाव आता है। और फिर जब यह एक बार नाक में आ गया तो या तो मुंह की तरफ जाएगा, या आँखों की नाक और आँख जो है बिल्कुल पास पास रहते हैं, तो ये नाक से आँखों में जाता है और यहाँ से फिर ये दिमाग में भी चला जाता है। साथ साथ ये कभी कभी फेफड़ों में और आंत में भी इसका इन्फेक्शन ब्लैक फंगस का देखा गया है। यदि इसको हम उचित समय पर इसका इलाज न करें तो यह जानलेवा सिद्ध हो सकता है। यदि हम इसमें इलाज में, ब्लैक फंगस के इलाज में 6-7 दिन की देरी भी कर दें तो इसकी रफ्तार 60 से 70% तक बढ़ जाती है। और यदि एडवांस स्टेज में हमने ब्लैक फंगस के मरीजों को देखा है तो हम पूरा इलाज दे दें, उसके बाद भी लगभग 50% लोगों में इसकी मृत्यु हो जाती है, इंस्पाइट ऑफ दैट कि हमने जो भी पॉसिबल इलाज था, जो भी बेहतरीन इलाज दिया था, उसके बावजूद भी। इसलिए इस इन्फेक्शन को प्रारंभिक अवस्था में पहचानना, इसके बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम प्रारंभिक अवस्था में पहचानें और इसका इलाज एकदम से शुरू करें और मरीज से भी जो है इसको बहुत जल्दी हमारे पास रिपोर्ट करें, तो ही हम इस बीमारी को से होने वाली मृत्यु को टाल सकते हैं या रोक सकते हैं। अब जैसे हमने बताया कि इसका नाक पर सबसे पहले प्रभाव आता है। ये नाक को प्रभावित कैसे करता है? इसके जो लक्षण होते हैं कि या तो नाक बंद हो जाती है, नाक से पानी आने लगता है, या किसी भी तरीके का डिस्चार्ज, लाल कलर का, काले रंग का जो खून का आता है, या उस तरीके का डिस्चार्ज आता है। नाक के आसपास या गालों की हड्डी में दर्द होता है। ये जो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, नेजल म्यूकोसा पर अटैक करता है और उसके साथ फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये नाक की विभिन्न परतों में जाता है और आसपास की हड्डियों को भी इसको अटैक करके और उसको नष्ट करना शुरू कर देता है। जब यहाँ से अगर हमने इसका इलाज कर दिया, इसको यहाँ पर हमने रोक लिया, नाक की सफाई कर दी, जिस उपचार के बारे में आगे जाके आपको मैं बताऊँगा, तो ठीक है। नहीं तो ये यहाँ से आँखों की तरफ इसका दुष्प्रभाव आने लगता है, ये आँखों की ओर फैलता है
उस समय आंखों में दर्द आने लगता है, आंखों में पानी आता है, आंख लाल होने लगती है, या आंखों की रोशनी भी कम होती है। और कुछ मरीज जो ध्यान नहीं देते हैं उनकी रोशनी भी खत्म हो जाती है, आंखों में सूजन आ जाती है, या जो आंखों की जो मांसपेशी है, जो आंख को हम इधर उधर घुमाने की बात करते हैं, आंख को इधर उधर ऊपर नीचे दाहिनी बाईं तरफ घुमाने में काम आती है, वो जकड़ जाती है और हमको आंख घुमाने में अड़चन आती है, हम उसको घुमा नहीं पाते हैं। कई बार ये आंखों के पीछे की तरफ पहुंच जाता है और आंखों को पुश करता है, आंखों को बाहर की तरफ धक्का देता है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं प्रोप्टोसिस, आंखों का अपनी जगह से बाहर निकलना या आंखें बड़ी बड़ी दिखना, ये भी देखा जाता है। आंखों के आसपास की जो त्वचा है उसका कलर चेंज हो जाता है, वहाँ पे वो डिस्कलरेशन हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है, और जब यहाँ का टिश्यू जो त्वचा नष्ट हो जाती है तो ये फिर काली फफूंद के रूप में काले काले इसके जो मटेरियल हैं ये जो नष्ट हो जाती है। तो यही कारण है कि इसको हम ब्लैक फंगस या काली फफूंद बोलते हैं। कुछ मरीजों में पलक भी गिर जाती है, आंखों की जो पलक है वो गिरी हुई रहती है, जैसा इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं। और आंखों के पीछे जो रेटिना होता है उसके खून की नलियाँ भी बंद हो जाती है, जिसके कारण से हमारी नज़र चली जाती है। कई बार आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है और उसके कारण भी हमारी आँख की रोशनी चली जाती है। जब ये आँख जो ब्लैक फंगस है ये मुंह में या दांतों पे आता है तो हमारी दांतों में दर्द होता है, दांतों का अपने दांत हैं वो अपनी जड़ से हिलने लगते हैं, जबड़े में दर्द होने लगता है, और एडवांस स्टेज होती है तो ये हड्डियाँ धीरे धीरे गलने लग जाती है। आँख और अथवा आँख और नाक से ये संक्रमण दिमाग की ओर फैलता है, और जब दिमाग के विभिन्न साइनस इन्वॉल्व होने लगते हैं तो फिर ये जानलेवा सिद्ध हो जाता है और इससे जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। जो ब्लैक फंगस का संक्रमण है ये सीने में भी या फेफड़ों में जाता है, वहाँ पर हमको सीने में दर्द की, खांसी की या बुखार की शिकायत होती है और सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, और एडवांस स्टेज होने में शुरू में हमको लगता है हम कोरोना से रिकवर कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, शायद कोरोना का हमारे को फिर से हो रहा है, लेकिन कई बार ये ब्लैक फंगस का अटैक भी हो सकता है। अब बात आती है कि ये तो हमने बता दिया कि ब्लैक फंगस होता क्या है, उससे कहाँ कहाँ पर क्या क्या असर होता है, किस तरीके से शरीर के किन अंगों में इसका दुष्प्रभाव होता है, लेकिन हम इसको पहचाने कैसे, क्या प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं ब्लैक फंगस के। तो जो सबसे पहला फंगस जो लक्षण होता है जिसके बारे में हमारे मरीजों को ध्यान देना है कि नाक बंद होना, नाक से काले रंग का डिस्चार्ज हो जाना, नाक के आसपास या गालों की जो हड्डियाँ उसमें दर्द होना, चेहरे में दर्द होना, या चेहरे के आसपास हमको लगे जैसे चेहरा पूरा सुन्न सुन्न पड़ गया है या वहाँ पर सूजन आ गई है, सिर दर्द होना। मेरे पास जो पेशेंट अभी सबसे पहले मतलब जो मेरे प्रारंभिक उसमें देखा था, तो वो पेशेंट आया था कि बोले मेरा सिर दुख रहा है, किसी फिजिशियन के पास गया था कि वो डायबिटिक था, उसको सिर दुख रहा था, तो उन्होंने बोला उसको एमआरआई जांच करानी है। वो एमआरआई के लिए जा रहा था, उसको वहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने साथ में यही बोला था कि आंखों का चेकअप कराना है क्योंकि शुगर है। तो मेरे पास आई चेकअप के लिए उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, तो वो पहले मेरे पास आ गए। अब मैंने देखा तो उनकी आंखों में उस समय तक कोई लक्षण नहीं, कोई तकलीफ ब्लैक फंगस की मुझे नहीं दिख रही थी। जैसे मैंने बताया कि आंखों में सूजन आई हुई हो या पलक गिरी हुई हो, आँख बाहर आई हो, इस टाइप की कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन मैंने उनको ऐसा बोला कि चलो आपका भी एमआरआई हो रहा है तो आप ऐसा करें कि आँख का और साइनस का भी एक एमआरआई अपना करा लें। उन्होंने वहाँ पे साइनस का कराया तो पता चला कि उनके साइनस में जो नाक का साइनस है वहाँ पर फंगस का इन्फेक्शन आ गया था। तो वहाँ से हमने इसको बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ा, फिर उसके नाकों की हमने नेजल म्यूकोसा की सफाई कराई और वहाँ से उनको आगे का ट्रीटमेंट दिया। तो उस पेशेंट को हमने उसी स्थिति में या उसको हमने रिकवर कर लिया, जिससे उसको आंखों की रोशनी और उसकी जान बचाने में हम कामयाब हुए। तो लगातार सिर दर्द होना, या कभी आपने सिर दर्द हो रहा, आपने एक सिर दर्द की गोली ले ली, थोड़ी देर के लिए ठीक हुए, फिर सिर दर्द होना, ये एक ऐसा लक्षण है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार मुंह से बदबू आ रही है, वो भी एक ब्लैक फंगस का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। आंखों में दर्द होना, अचानक से धुंधला दिखाई देना, साथ में बुखार आना, या आंखों के आसपास का जैसे मैंने बोला कि कलर चेंज हो रहा हो, लाल नीले रंग की हमारी आसपास की जो त्वचा है आंखों के आसपास की वो होना, दांतों में दर्द होना, दांतों का जड़ से हिलना या जबड़े में दर्द होना, सीने में दर्द होना या सांस लेने में दर्द होना, ये प्रारंभिक लक्षण है। मतलब नाक के आसपास का दर्द होना, सिर दर्द होना, आंखों का आसपास का दर्द होना, आंखों के आसपास का कलर चेंज हो जाना, दांतों में दर्द होना, ये ऐसे लक्षण हैं जिनको हमको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब इसकी जांच क्या होती है? अगर हमने एक बार हमको पता लग गया या हमें शंका हो गई कि ये ब्लैक फंगस के हमारे को दुष्प्रभाव या संक्रमण हो सकता है,
तो सबसे पहली जांच या तो आँखों का डॉक्टर करता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मरीज जो होते हैं, क्योंकि वो कोविड से रिकवर होकर आते हैं, या तो उनको नाक में कोई प्रॉब्लम होती है या आँखों में होती है। जब नाक में होती है तो उसको लगता है यार मेरे को तो कोविड हुआ था, तो अभी उसी का कुछ मैं रिकवरी फेज में हूँ, तो उसी की वजह से उसको लग रहा होता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो या तो वो नाक कान गले वाले डॉक्टर के पास जाता है, या आँखों में जब धुंधला दिखना पड़ता है तो आँखों के डॉक्टर के पास आता है। तो आँखों की जाँच करवाना और ENT वाले डॉक्टर से जांच करवाना, स्पेशली नाक की जांच, नेजल म्यूकोसा की जांच जो एंडोस्कोपी द्वारा होती है वो करवाना जरूरी होता है। फिर जब नाक कान गले वाला डॉक्टर जब एंडोस्कोपी करता है नेजल म्यूकोसा की, तो वहाँ से वो एक टिश्यू को निकालता है और उसका हम सैंपल कराते हैं, सैंपल निकालते हैं जिसके हम हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच कराते हैं और उसका कल्चर करवाते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है तो किस टाइप का है। जरूरी नहीं है कि हर जो नाक में फंगस हो रहा वो ब्लैक फंगस ही हो। कुछ मरीजों को दूसरा फंगल इन्फेक्शन भी होता है जो उतना डरावना नहीं होता है जितना ये ब्लैक फंगस होता है। तो उसकी जांच करा के हम माइक्रोबायोलॉजी से और हिस्टोपैथोलॉजी से जांच करा के देखते हैं कि ये जो है ये कुछ टाइप का है। फिर MRI करवाया जाता है, जिससे आँख की, नाक की और दिमाग का MRI होता है, जिससे हमको इस बीमारी कितनी फैली हुई है और ये कहाँ तक फैली हुई है, कि आँख में, नाक में, आँख में या दिमाग तक इसका इन्फिल्ट्रेशन होता जा रहा है। और साथ में शुगर की और बाकी जो ब्लड की जाँच होती है वो आपके डॉक्टर साथ में कराते हैं। अब हमने एक बार डायग्नोज कर लिया कि ब्लैक फंगस है, हमको इस मरीज को ब्लैक फंगस हो गया है, तो उसका इलाज क्या है। उसका इलाज जो है ये टीम अप्रोच है, मतलब ये मल्टी स्पेशलिटी या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ होता है। इसमें नेत्र रोग विशेषज्ञ, ENT स्पेशलिस्ट, फिजिशियन, पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट जो MRI वगैरह की जांच करके रिपोर्ट देते हैं, और अगर दिमाग तक इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो न्यूरोसर्जन। इतनी बड़ी टीम का साथ में काम होता है जो एक एक करके इसके ऊपर देखते हैं कि हमारी ये ब्लैक फंगस की बीमारी कहाँ तक गई हुई है और उसका इलाज उस जगह तक किया जाए। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण इसका जो इलाज होता है, जो पहली स्टेप जिसको बोलना चाहिए, कि ये जो नेजल म्यूकोसा की सफाई करना, जो ENT स्पेशलिस्ट एंडोस्कोपी से जाके देखते हैं और वो वहाँ पर जितना टिश्यू इस म्यूकर से ख़राब हो गया है, ब्लैक फंगस से ख़राब हो गया है, उसको हटा देते हैं। अब वो कितना है, खाली उसकी नेजल पे म्यूकोसा की बाहरी केवल एक परत ही इन्वॉल्व है तो उतना ही सफाई करते हैं, पर अगर वो उसकी भीतरी परतों तक गया है तो उनको वहाँ तक हटाना पड़ता है। अगर वो नाक की हड्डियों तक गया है तो कुछ हड्डी का हिस्सा जहाँ जहाँ पर म्यूकर गया हुआ है, जहाँ जहाँ पर ये ब्लैक फंगस गया हुआ है, उसको वहाँ से पूरी तरीके से साफ करना जरूरी है। जहाँ तक भी गया हो, चाहे वो नाक के अंदर गया हो, नाक की बाहरी परत पे हो, मतलब नाक के जो नेजल म्यूकोसा तक हो, या बीच की नाक की हड्डियों तक गया हो, या वहाँ से नाक से आँख की तरफ जा रहा हो, तो वहाँ हिस्से को हम साफ करते हैं। और विशेष एंटीफंगल इंजेक्शंस आते हैं, वो काफ़ी समय तक उसकी दवाइयाँ इंजेक्शंस लगते हैं। वो इसलिए जितनी ज़्यादा हम सफाई करेंगे, जो हम इंजेक्शन देने वाले एंटीफंगल के, वो दवाई उस जगह तक ज़्यादा पहुँचेगी और उसका इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा अच्छा होगा और उतना ही हम इस बीमारी को जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे। अगर एक बार आँख में आ जाए, अगर हमको MRI से ये लगता है, तो नेजल म्यूकोसा और ENT वाले डॉक्टर जो काम कर रहे हैं वो तो करेंगे ही। हम आँख के पीछे की तरफ, आँख का जो हिस्सा है उसके साइड से इंजेक्शन एंटीफंगल दवाई का इंजेक्शन लगाते हैं, और वो इंजेक्शन आँख के अंदर लगाते हैं जिससे बीमारी को आँख तक ही सीमित रखें, आँख के पिछले हिस्से से वो दिमाग की तरफ न बढ़े और आँख निकालने की नौबत न बढ़े। उसके लिए हमारे को इसमें इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। ये कुछ विशेष इंडिकेशन है, विशेष समय होता है जब इसको लगाते हैं, और 3 से लेकर 7 इंजेक्शन तक रोज़ लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर एक बार ये आँख के पीछे वाले हिस्से में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया और ये ऐसा लग रहा है कि अब ये आँख से दिमाग की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर हमको आँख निकालनी पड़ती है। आँख निकालने का एक्सेंट्रेशन एक विशेष ऑपरेशन होता है, वो निकालना पड़ता है। वो आँख निकाल के फिर कुछ समय बाद हम उसमें आर्टिफिशियल आई और एक कॉस्मेटिक उसमें वो लगा देते हैं। भले हम आँख को यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दें, हम आँख की रोशनी न बचा पाएँ, लेकिन चूँकि ये दिमाग में अगर चला गया तो ये हमारे को जानलेवा हो जाएगा और हमको दिमाग के ऑपरेशन भी करने पड़ेंगे, और ये दिमाग उसके बावजूद भी हमारी जान जाने का खतरा रहता है। इसलिए हमको एक्सेंट्रेशन या आँख निकालने के ऑपरेशन एक स्टेज में आके करने पड़ते हैं। अगर यहाँ भी नहीं हुआ तो फिर दिमाग के ऑपरेशन, जैसे मैंने बोला है कि आपकी जान बचाने के लिए दिमाग के ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। ये सब हमने आपको बता दिया कि आँख ब्लैक फंगस होता क्या है, फैलता कैसे है, किन अंगों को प्रभाव करता है, उसका क्या इलाज उपलब्ध है, कब कराना चाहिए, किन मरीजों को हो सकता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये होता है, ये बात सही है, लेकिन हम उससे बचे कैसे। अगर हम किसी चीज़ को बचा लें तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा इलाज है। जैसे मेडिकल लैंग्वेज में बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन
क्योर आर बेटर देन ट्रीटमेंट। अगर हम किसी चीज़ को बचा लें तो उसको वो सबसे बड़ा हमारा इलाज होता है। तो कोविड के जो पेशेंट हैं, जो अभी मरीज हैं या जो अभी कोविड से ठीक हुए मरीज हैं, जिनको शुगर रही है या जिनको कैंसर की, किडनी की, फेफड़े की आदि की बीमारी है, वो अपने ब्लड शुगर की जांच नियमित रूप से कराएं। ऐसा नहीं कि हम अस्पताल से डिस्चार्ज होके आ गए और हमने घर में आके ठीक है आप ठीक हो गए, होता रहेगा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। नहीं, हमको बहुत रेगुलर रूप से शुगर की जांच करानी है। और अगर शुगर बढ़ रही है तो अपने फिजिशियन से, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मिल के उसको कंट्रोल में करना है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। हमें आसपास का वातावरण को स्वच्छ रखना है। घर से बाहर अगर निकल रहे हैं या हम बगीचे में जा रहे हैं तो हम बिना मास्क के नहीं जाएंगे, और साथ में अगर जा भी रहे हैं तो जो हम हमारे प्रोटेक्टिव शूज़ वगैरह या ग्लव्स वगैरह पहन के जाएं। हाथों की सफाई करने का विशेष रूप से ध्यान रखें, जो सैनिटाइजेशन वगैरह करने का ध्यान है वो जरूर रखें। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ये संक्रमण, कोविड संक्रमण के लगभग 6 सप्ताह बाद तक ये ब्लैक फंगस होने का खतरा ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ मरीजों में 3 महीने तक हो सकता है। तो ये समय का हमें ध्यान जरूर रखना है। जैसे ही प्रारंभिक लक्षण हो, जैसे नाक में पानी आना, आंखों में दर्द होना, आँख का लाल होना, सिर दर्द होना, चेहरे या नाक के आसपास दर्द होना, इस समय आपको तुरंत जाके अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ अथवा नाक कान गले के डॉक्टर को से जरूर सलाह लें। घर पर बैठ के इंतजार ना करें कि अभी कुछ नहीं हो रहा, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा कदापि ना करें। जल्दी पहचान एवं उचित उपचार द्वारा ब्लैक फंगस के संक्रमण के फैलाव को न हम केवल रोक सकते हैं, अपितु उनकी आंखों की रोशनी व जान भी बचाई जा सकती है। हमें ब्लैक फंगस से डरना नहीं है, वरन मिलकर लड़ना है। इसके लिए आवश्यक है कि हम सभी इस बीमारी के बारे में जानें, स्वयं भी जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि ए से लेकर जेड तक पूरी डिटेल्स इस ब्लैक फंगस को लेकर डॉक्टर साहब ने हमें इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से दे दी हैं। क्या, क्यों, किस लिए और कैसे बचाव कर सकते हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मेरी क्वेरीज है सर, मैं चाहती हूँ कि उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। एक तो क्या ये कोविड जो पॉजिटिव पेशेंट जो ठीक हो रहे हैं उन्हीं में ही आप केसेस देख रहे हैं, या फिर जो नॉर्मल हैं जिन्हें कोविड नहीं हुआ है अभी तक, उनमें भी इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं? ज़्यादातर जो पेशेंट अभी हमारे पास आ रहे हैं वो कोविड के बाद वाले ही आ रहे हैं। हालांकि मेरे एक मित्र हैं, जिनके साथ मैं मिलके काम करता हूँ, उन्होंने एक मरीज ऐसा देखा है जिसको कोविड की हिस्ट्री भी नहीं है और कुछ इन्फेक्शन नहीं हुआ है, वो घर के बाहर भी नहीं गया, उसका RT-PCR वगैरह सब नेगेटिव है, उसमें भी इस फंगस का इन्फेक्शन देखा है। पर वैसे 1-2 मरीज तो हम वैसे भी साल में देखा ही करते, तो हो सकता है वो उस श्रेणी में आता हो। पर जो अभी इस समय जो एकदम सर्ज आया है, जो एकदम से नंबर बढ़ा है, वो शायद कोविड के बाद वाले लोगों में ही बढ़ा है। बिल्कुल सर। अब कई सारे ऐसे लोग जो घर में बैठे हैं, जो सिर्फ टीवी के माध्यम से ही जो न्यूज़ चैनल्स बता रहे हैं उन्हीं को ही सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? क्योंकि आपने कहा कि ऐसे 100 में से एक केस ऐसा होता है जो नॉर्मल लोगों में आप देखते हैं। तो अगर क्योंकि बहुत चिंता, बहुत डर फैल गया है लोगों में, और जो घर पर है, जो नॉर्मल है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो भी इस बीमारी से खौफजदा हो गए हैं, तो उन्हें आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? वो घर में रहकर किस तरह की डाइट लें, या कोई आई ड्रॉप्स आप सजेस्ट करें, या कोई ऐसी चीज़ जिससे वो किसी तरह का उनका मोटिवेट हो कि हाँ हम घर पर ठीक है और ये करेंगे तो हम ठीक ही रहेंगे? देखिए, जैसा आपने बोला है कि ये जो ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस है, ये बहुत रेयर चीज़ है। अभी तक अगर हम देखें तो 1 लाख में से 1 या 2-4 मरीज ऐसे ही देखने मिलते थे। हम लोग साल में 1-2 पेशेंट देखा करते थे। वो भी वैसे मरीज रहते थे जिनको कोई इम्यूनोसप्रेशन चल रहा हो, जिनका कोई लीवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट या कोई ऐसा आर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, या जिनको SLE टाइप की जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके लिए हम इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं, वैसे लोगों में मिलता था। आमतौर पर ये इसके फंगस के इन्फेक्शन होने के या ब्लैक फंगस होने के इन्फेक्शन के जो रिस्क है वो बहुत बहुत कम है, बहुत रेयर है। तो इसलिए जो आम आदमी है जिनको कोविड नहीं हुआ, उनको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आँख लाल होना या हर मरीज में थोड़ी सी आंखों में दर्द होना, सामान्य मरीज को, वो अगर सोचे कि मुझे ब्लैक फंगस है तो ये पैनिक ही है, ये डरने की सिचुएशन है। ऐसे लोगों को बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। उनको ये मालूम जरूर होना चाहिए कि ब्लैक फंगस क्या होता है, लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए। हाँ, पर जो कोविड से इन्फेक्ट हुए हैं या रिकवर हुए हैं, या जिनको कोविड नहीं भी हुआ है और अगर वो डायबिटिक है, जिनका अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, जो इम्यूनोसप्रेसेंट पे हैं, या जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर जिसको बोलना चाहिए कि अनएक्सप्लेन्ड पेन हो रहा हो, कि अचानक से बहुत सिर दर्द हो रहा हो, या आंखों में दर्द हो रहा हो, या नाक के आसपास दर्द हो रहा हो, डिस्कलरेशन हो रहा हो,
उनको ज़रूर अपने आई स्पेशलिस्ट से या नाक कान गले वालों से अपनी सलाह लेने की ज़रूरत है। म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस जिसके लिए सर एक मिशन मोड पर काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डरे नहीं जागरूक बने। सर क्या संदेश आपका हमारे व्यूअर्स के लिए कि कैसे वो जागरूक हो सकते हैं, क्या वो किन बातों का ध्यान रखें? इस कार्यक्रम को तो देखेंगे ही जाहिर। देखिए, जागरूक हमारा पूरा देश ये था कि अगर पिछले कुछ समय से जो अपन 1 महीने से 3-4 हफ्ते से जो अपन जो केसेस बढ़ रहे हैं, इसको देख के सभी जगह एक चिंता की लहर आ रही है, सभी जगह परेशान हो रहे हैं, सभी लोग परेशान हो रहे हैं। हमारा मीडिया भी हमारे साथ में इसको जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। लगातार हम रोज़ टीवी चैनल्स में, हम प्रिंट मीडिया में, हम सब जगह इस चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उससे क्या हो रहा है, एक दूसरा ये चीज़ हो रही है कि लोग घबरा ज़्यादा रहे, डर ज़्यादा पैदा हो रहा है। ये बात सही है कि इसके केसेस को हमको जल्दी देखना है। प्रारंभिक लक्षण में देखेंगे तो प्रारंभिक अवस्था में पकड़ेंगे तो जल्दी इलाज करेंगे। लेकिन मेरा इस प्रेजेंटेशन या इस टॉक के लिए एक विशेष उद्देश्य था कि इससे हमको डरना नहीं है, हमको इसके बारे में जागरूक होना है। जैसा मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी बताया, जिनको प्रारंभिक लक्षण है, जिनको जो है अनएक्सप्लेन्ड आँखों का दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, नाक के आसपास दर्द हो रहा है, या नाक के आसपास की त्वचा का जो डिस्कलरेशन हो रहा है, जो कोविड से रिकवर होके आए हैं, जिनको शुगर अभी अनियंत्रित है, या जिनको इम्यूनोसप्रेसेंट चल रहे हैं, या कैंसर की या फेफड़े की बीमारी चल रही है, ऐसे मरीज जिनको ये आँखों के आसपास का दर्द या इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, वो घर पर रह के इंतज़ार ना करें। वो अपने आई स्पेशलिस्ट या नाक कान गले वाले डॉक्टर को या जनरल फिजिशियन के पास जाके एक परामर्श जरूर ले ले। यदि उन्हें लगेगा कि ये एक फंगल या ब्लैक फंगस का या म्यूकरमाइकोसिस का एक केस हो सकता है, तो वो आगे की रिलेवेंट जांच कराएगा, जिसमें एंडोस्कोपी द्वारा नाक की जांच करना या एमआरआई की जांच करना, उसके बाद ही इस्टेब्लिश होगा। हर आदमी इसके बारे में डरे ना, जागरूक जरूर हो, आपको पता जरूर होना चाहिए, लेकिन डरना नहीं है। अगर आप हमारे पास प्रारंभिक अवस्था में आएंगे, हम उसको प्रारंभिक लक्षणों से ही उसको अगर हम जांच करा लेंगे तो हम इसका इलाज बहुत आसानी से कर पाएंगे, जिससे हम आपकी आंखों की रोशनी भी बचा पाएंगे, आपकी जान भी बचा पाएंगे। तो इससे डरे ना, इससे जागरूक हों और मिलकर लड़ें। बिल्कुल, उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के जरिए आपको ब्लैक फंगस के बारे में पूरी जानकारियां मिल गई होंगी। और अगर इस कार्यक्रम में आप अभी जुड़े हैं या फिर आप इस कार्यक्रम को नहीं देख पाए हैं, तो अनादि टीवी के यूट्यूब पेज पर जाकर भी आप इस पूरे कार्यक्रम को डिटेल में देख सकते हैं और एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए, ताकि आप भ्रामक जानकारियों से बचे रहें, जागरूक रहें। जागरूक रहेंगे तो डर भी नहीं सताएगा, किसी तरह का खौफ भी आपको नहीं होगा, क्योंकि अगर आप तमाम चीज़ों को पहचान लेंगे, डर से दूर रहेंगे, तो वैसे ही आधे से ज़्यादा आप खुश और हेल्दी रहेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी ब्लैक फंगस के बारे में हमारे दर्शकों को देने के लिए। रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, मास्क पहनकर ही निकलिएगा। नमस्कार।